हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट ह्यूमन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि इस एक पर्टिकुलर वीडियो से आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। पहले चैप्टर का ही आपका क्वेश्चन है कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या है और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है। यानी कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या है। कि जब अर्ली स्टेज थी इंसान की, जब प्रिमिटिव स्टेज में थी, यानी कि सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो जब इंसान इंटरेक्ट करता था नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, तो वो एनवायरनमेंट से, नेचर से अफ्रेड फील करता था, उससे डरता था, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का प्रयास करता था। कौन? ह्यूमन बीइंग। कब? जब अर्ली स्टेज की बात है, जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी, यानी कि ह्यूमन ने डेवलपमेंट करना शुरू भी नहीं करा था, तब की बात है। उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो बहुत कम था, यानी कि लो लेवल का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था। उस टाइम में इंसान को क्या करना पड़ता था? नेचर को लिसन करना पड़ता था, यानी कि नेचर को वो सुनता था, नेचर से अफ्रेड फील करता था, इसके फ्यूरी नेचर से, और इसकी वर्शिप करता था नेचर की। और उस टाइम में इंसान किस में रहता था? स्टेट ऑफ नेसेसिटी में। ये जो मैंने डार्क कर रखे हैं ना लेटर, ये आपके आंसर के की पॉइंट है। आपको इनको लिखना ही लिखना है आंसर में और उनको अंडरलाइन करना है। मैं प्रयास करूंगा कि लाइन टू लाइन ना बोलूं, क्योंकि लाइन टू लाइन आपके सामने ये नोट्स है। अदरवाइज आप पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के नंबर भी दूंगा, आप पीडीएफ मेरे से मांग सकते हो। अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाइन टू लाइन ना बोलने की बजाय हर बात को सीधा कवर करता चलूंगा और बताता चलूंगा कि लिखना कैसे है। आपको अगर अच्छे नंबर बनाने हैं तो अंडरलाइन करने हैं की पॉइंट्स को, और पॉइंट्स में ही आंसर करना है, तभी नंबर मिलेंगे। चाहे 1 2 3 लगा के करो, चाहे बुलेट डॉट लगा के करो, लेकिन पॉइंट्स में आंसर करना है, पैराग्राफ में आंसर नहीं करना। चलो आगे बात करते हैं। यानी कि जब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म भी है। किसे कहते हैं? कि जब अर्ली स्टेज था ह्यूमन डेवलपमेंट का, जब इंसान का डेवलपमेंट शुरू ही हुआ था, वो प्रिमिटिव स्टेज में रह रहा था, लो लेवल था टेक्नोलॉजी का, वो नेचर को उस टाइम में क्या करता था? लिसन करता था, इससे अफ्रेड फील करता था, इसकी वर्शिप करता था। और उस कंडीशन में इंसान स्टेट ऑफ नेसेसिटी में रहता था, यानी कि जितनी नीड है बस उतने में ही गुजारा करने का प्रयास करता था, और वो मदर नेचर मान के इसको ट्रीट करता था। इसी को डिटरमिनिज्म कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं। यहां पे शायद मैंने गलती से ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर लिख दिया, तो इसको चेंज कर लेना, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहेंगे, डिटरमिनिज्म कहेंगे। बेटा ध्यान दे लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी के अंदर जो दूसरा पॉइंट पूछा गया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर किसे कहते हैं, तो इसका नाम पॉसिबिलिज्म भी है दूसरा। कि जब इंसान ने धीरे धीरे क्या करा? डेवलपमेंट शुरू करा, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके जब डेवलपमेंट करना शुरू करा, तो एक स्टेज ऐसी आई कि उसने टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर के ऊपर डोमिनेंस करना शुरू कर दिया। तो इस कंडीशन को ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या पॉसिबिलिज्म कहते हैं। तो इसको लाइन बाय लाइन चर्चा करें कि दिस रेफर टू द इंटरेक्शन बिटवीन द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड ह्यूमन हु बिगन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस ऑफ नेचर। कहते ये वो टाइम पीरियड था जब इंसान ने नेचर की फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, मतलब उसको पहचानना शुरू कर दिया, उसको समझना शुरू कर दिया। इस टाइम पे एफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया था, तो इंसान की लाइफ में सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। इस कंडीशन में इंसान स्टेट ऑफ नेसेसिटी से कहां पे मूव होना शुरू हो गया था? स्टेट ऑफ फ्रीडम पे आ गया था। के अंदर इंसान ने रिसोर्सेज को यूज करके नई नई और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी को खोज लिया था, और ह्यूमन ने क्या करा था? नेचर को अपने अकॉर्डिंग ह्यूमनाइज कर दिया, और अपने इंप्रिंट्स यानी कि पद चिन्ह एवरीवेयर, हर जगह बेटा उसने छोड़ दिए। स्पेस में जाना, चाहे स्पेस में जाने की बात हो, चाहे ओशियन में रूट बनाने की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी का कहीं पर भी डेवलपमेंट करने की बात हो, चाहे बड़े बड़े हिल्स पे रेस्टोरेंट बनाने की बात हो, इंसान ने अपने इंप्रिंट्स हर जगह छोड़ दिए। किसके? टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ। और ऐसा शुरुआत कहां से हुआ? तो इसमें मैंने आंसर में नहीं डाला, लेकिन मैं बता देता हूं कि जैसे फ्रिक्शन को उसने जाना तो उसने फायर को जनरेट करना सीख लिया। ये बातें आपको आंसर में डालनी है, आप लिख देना जरूर। जैसे कि उसने एरोडायनामिक के कॉन्सेप्ट को सीखा तो उसने फास्टर प्लेन्स बना लिए। जैसे कि उसने डीएनए के सीक्रेट को
बचाना तो जेनेटिक डिजीज पे कंट्रोल करना सीख लिया। तो यहां से उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है और फिर इंसान किस कदर बढ़ गया कि उसने क्या करा, नेचर को ही डोमिनेंस कर लिया, नेचर के ऊपर ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या पॉसिबिलिज्म कहते हैं। तो कुछ बातें अगर आंसर में नहीं है तो मैं बोलूंगा, प्लीज बेटा ध्यान देना है सभी को, आपको जो मैं बातें बोलूं आपको वही लिखनी, एग्जाम में आपके नंबर पक्के बनेंगे। आगे बात करते हैं अपने कि नियो डेटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है भाई। तो भाई ये कॉन्सेप्ट था ना, ये देने वाले ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा कि ऊपर के जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना सर, दोनों कौन से, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन जिसको एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म या डेटरमिनिज्म भी कहते हैं वो, और दूसरा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जिसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं। कहते ये दोनों ही सही नहीं है, कहते इन दोनों का मिडिल पाथ जिसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं, कहते उसे चूज करना चाहिए जिसका दूसरा नाम स्टॉप एंड गो डेटरमिनिज्म भी कहा गया है। कहते वो सही है, यानी कि इंसान को डेवलपमेंट करना है, रिसोर्सेज को यूज करना है, लेकिन एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करना। यानी कि ह्यूमन बीइंग शुड नॉट क्रॉस देयर लिमिट। उन्हें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन अपनी लिमिट में रह के। और इसके लिए उन्होंने किसको, मतलब इसका एग्जांपल किसको दिया, इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स को दिया कि ट्रैफिक लाइट में जिस प्रकार से हम रोड पे चलते हुए ट्रैफिक लाइट को फॉलो करते हैं ना, कैसे फॉलो करते हैं कि जब रेड लाइट हो तो हम रुकते हैं, एम्बर या येलो लाइट हो तो हम रेडी होते हैं, और जैसे ग्रीन लाइट होता है तो हम चलते हैं। तो सेम कहते हमें इसी लॉज को फॉलो करते हुए कहते हमें रिसोर्सेज को यूज करना है। ग्रीन लाइट का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है, यानी कि नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना, रिसोर्सेज को यूज करना है आपके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इतना एक्सप्लॉइट नहीं करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचे ही नहीं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। बेटा प्लीज ध्यान देना कि मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कम टाइम में आपको ये वीडियो करवा दूं ताकि जो बच्चा लास्ट में देख के जाए उसे सारी बातें सुन जाए। और बाकी आपको नोट्स ये मिल जाएगा, पीडीएफ के तौर पे नोट्स दे रहा हूं, तो किसी को लाइन टू लाइन पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है। बातें सारी वही बोलूंगा जो लिखी हुई है, एडिशनल भले ही बोल दूं, कम नहीं बोलूंगा बेटा, तो टेंशन ना लेना, बस सुनते रहना आप। आगे बात करते हैं बेटा, फील्ड और सब फील्ड क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी के। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है ना, चाहे तो वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आए, चाहे आपका सीधा एमसीक्यूज में आए। तो इसका क्वेश्चन बेटा नीचे थोड़ा सा यहां डाल दिया गया मैंने चौथे क्वेश्चन के नीचे, तो यहां मैं बता देता हूं आपको बेटा कि कौन कौन से है यहां पे। तो बात करते हैं कि फील्ड और सब फील्ड कौन कौन से ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो सबसे पहले मैं फील्ड याद करवाने का एक तरीका बताता हूं, आपको वही तरीका याद रखोगे तो आप फील्ड और सब फील्ड को कभी किसी चीज को नहीं भूलोगे। भाई सबसे पहले इंसान है तो क्या इंसान का समाज होगा, सर बिल्कुल होगा। तो समाज की स्टडी करना क्या कहलाता है, सोशल ज्योग्राफी। तो एक तो वो हो गया। सर अगर इंसान है तो वो क्या बाजार में रहेगा, जी बिल्कुल रहेगा, तो अर्बन ज्योग्राफी हो गया। सर अगर इंसान है तो क्या वो पॉलिटिक्स करेगा, क्या पॉलिटिक्स करेगा, हाँ सर करेगा, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया। सर इंसान है तो उसकी पॉपुलेशन भी तो होगी, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया। सर इंसान है वो सेटल भी तो होगा, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया। और इंसान है तो वो इकोनॉमी यानी कि पैसे तो कमाएगा, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, इसके फील्ड हो गए, यानी कि इसके 6 फील्ड है। सोशल ज्योग्राफी, समाज होगा, अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन हो गया, तीसरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स तो करेगा, चौथी पॉपुलेशन तो होगी उसकी, पांचवी सेटल होगा, और छठा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसके फील्ड कितने हैं, 6। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आपको ध्यान देना है। अब सब फील्ड कैसे याद करने हैं, तो सोशल ज्योग्राफी के कौन कौन से सब फील्ड दिए सर, कैसे याद करेंगे, इतने बड़े आसान है, सुनते जाना। सोशल माने समाज। भाई समाज की जब भी अपने स्टडी करेंगे, क्या एक समाज का, हर एक सोसाइटी का अपना एक बिहेवियर होता है कि नहीं होता, होता है। तो सोशल ज्योग्राफी में क्या आ गया, बिहेवियर ज्योग्राफी। क्या याद करने के तरीके बता रहा हूं। हर एक समाज है वो अपने वेलबींग के लिए प्रयास करेगा कि नहीं करेगा, भी उसका डेवलपमेंट हो करेगा सर, तो वेलबींग ज्योग्राफी हो गया। सर हर एक समाज है वो ज्योग्राफी ऑफ लेजर, यानी कि एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना, आराम की लाइफ को एंजॉय करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, सर चाहेगा, तो ज्योग्राफी ऑफ लेजर हो गया। सर हर एक जो भी समाज है, सोशल है, सोसाइटी है, सर उसकी कल्चर होगी कि नहीं होगी, होगी, तो कल्चर ज्योग्राफी हो गया। अगर सोसाइटी है तो वहां पे डिफरेंट जेंडर के लोग भी रह रहे होंगे, तो जेंडर ज्योग्राफी हो गया। कोई भी सोसाइटी है तो सर उसकी एक हिस्ट्री भी होती है, जैसे ना इंडिया की अपनी हिस्ट्री है, और इवन पर्टिकुलर एरिया की भी अपनी हिस्ट्री होती है, तो हिस्ट्री होगी। और अगर इंसान है ना सर, समाज है, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की तो नीड पड़ेगी, तो मेडिकल ज्योग्राफी। तो अब आपको याद करने का एक तरीका हो गया कि सोशल ज्योग्राफी में सब फील्ड क्या आते हैं, कि बिहेवियर होता है, वेलबींग के लिए काम करेगा, लेजर के लिए करेगा, कल्चर होगी उसकी, जेंडर होगा उसका, हिस्ट्री होगी, मेडिकल होगी, इस तरह से याद कर लोगे। और बिहेवियर ज्योग्राफी की स्टडी करने को साइकोलॉजी कहते हैं।
सेम वैसे ही इंसान की कल्चर की स्टडी करने को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, और मेडिकल ज्योग्राफी की आप स्टडी कहां से करोगे? एपिडोमोलॉजी से। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया, कहीं से क्वेश्चन आ जाए कर दोगे। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी के सब फील्ड कौन से हैं? तो भाई पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सिंपल सी याद रखो कि भाई पॉलिटिकल अगर बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो क्या वहां पे इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? सर होंगे। तो इलेक्ट्रल ज्योग्राफी इसका सब फील्ड हो गया। सर इलेक्शन तो होंगे, अपनी जो देश में मिलिट्री वगैरह अपॉइंट करनी है, इनको कौन अपॉइंट करते हैं? सर नेता लोग ही तो करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मिलिट्री ज्योग्राफी। इस तरह से आप याद कर सकते हो बेटा। और इलेक्ट्रल ज्योग्राफी को क्या कहते हैं? सेफोलॉजी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के। सर सब फील्ड कैसे याद करेंगे? अरे बड़े आसान है। कहां से पैसे आते हैं? सर रिसोर्सेज से पैसे आते हैं, तो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स हो गया। सर एग्रीकल्चर करने से पैसे आते हैं, तो ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। सर इंडस्ट्री से पैसे आते हैं, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री हो गया। सर मार्केटिंग से आते हैं, तो मार्केटिंग हो गया। टूरिज्म से भी तो आते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड से भी तो आते हैं। तो इस तरह से जहां से पैसे आते हैं वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। समाज के अंदर क्या क्या आते हैं वो सोशल ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटिकल में क्या क्या आते हैं वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया। तो आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और आपको याद करने में मदद मिली होगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन ऊपर रह गया, इसका भी पढ़ लेते हैं, फिर आंसर जानते हैं। देखो क्या है कि पहला है एक्सप्लेन विद एग्जांपल ज्योग्राफिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। या ऐसा आ सकता है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कौन से फैक्टर है या कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आज वो जानते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो भी ज्योग्राफिकल ही पूछा जाए खाली तो आपको ज्योग्राफिकल ही बताने हैं। अगर पूछ लिया जाए इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक ही बताने हैं। ठीक है, तो जो पूछे, अगर पूछा जाए सोशल और कल्चर तो वो ही आपको बताना है जो पूछा जाए। लेकिन ज्यादा चांसेस है आपसे पूछा जाएगा, वो दे देंगे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर कौन से है या इकोनॉमिक फैक्टर कौन से है। अगर सीधा ही वो डाल देना कि कौन से फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, तो नाम तीनों के बता देना। अंदर के मैटर है ना, जैसे ज्योग्राफिकल में अपने 3-4 पढ़ेंगे तो कोई 2 के बता देना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कोई 2 के बता देना, उस हिसाब से बता देना। यानी कि जितने का क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर में आ रहा है ना, तो लगभग हर एक के 2-2 बता देना। सोशल का तो फिर कुछ पार्ट में बंटा ही नहीं है, सिर्फ 4 लाइनों का आंसर है, वो बता देना, और बाकियों के 2-2 3-3 बता देना। तो ऐसा आपका आंसर बढ़िया बन जाएगा 1.5-2 पेज का। ऐसे करना है आपको और आंसर पॉइंट में करने हैं। चलो शुरू करते हैं बेटा। पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करते हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि सर वाटर अवेलेबल होना चाहिए। क्या अंदर का मैटर मेरे को पढ़ाने की जरूरत है? सर नहीं है, कि जहां पे पानी अवेलेबल होगा लोग वहां रहेंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर पहला। दूसरा सर लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म बड़ा इफेक्ट करता है सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर ज्योग्राफिकल में। कैसे सर? क्योंकि अगर हिल एरियाज है तो लोग वहां पे कम रहेंगे, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अगर वही प्लेन्स एरिया तो लोग रहना वहां पे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे सब तरह की पॉसिबिलिटी, सब तरह की जो अपने को फैसिलिटी है वो मिल जाएगी ना, तो ये होगा। और डेजर्ट एरिया में वैसे ही लोग कम रहेंगे, क्योंकि वहां पे ना तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा ना इंडस्ट्रियल प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए लैंडफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। अब लैंडफॉर्म का एग्जांपल दे सकते हो कि गंगा प्लेन्स है वो डेंसली पॉपुलेटेड है इंडिया के अंदर। क्यों है ऐसा? क्योंकि भाई वहां पे प्लेन्स है, और वही हिमालयन एरियाज है वहां पे लोग बहुत कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल वगैरह ये सेटअप करना टफ होता है इंडस्ट्री एरिया, पहाड़ी एरिया में ना। इसके अलावा कहते हैं क्लाइमेट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई जहां का क्लाइमेट हार्श क्लाइमेट होगा, यानी कि एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़ रही होगी और एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होगी, क्या वहां पे लोग रहेंगे? क्या नहीं रह पाएंगे। वहां पे लोगों का सर्वाइवल करना कठिन हो जाएगा। तो लोग वहां पे रहते हैं जहां का क्लाइमेट मॉडरेट हो, मॉडरेट रेनफॉल हो, मॉडरेट सी का हो, क्या हो भी बोलते हैं उसको, मतलब गर्मी हो ठंड हो ना, तो वहां पे लोग सर्वाइव करेंगे। तो इनका बढ़िया एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में मेडिटेरियन रीजन, जो मेडिटेरियन सी के आसपास पड़ा जाता है, वो एक प्लेजेंट क्लाइमेट कहलाता है। तो यहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये एग्जांपल ऐसे देने हैं आपको, इनकी एग्जांपल से एमसीक्यूज भी निकल के आ सकता है। तो मेरी बातों को ध्यान देना है बेटा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये सुन के जाओगे, करोगे तो आपको मजा आएगा। चलो आगे बात करते हैं सोइल की बेटा, कि जहां की सोइल फर्टाइल होगी लोग वहां ज्यादा रहेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी सोइल फर्टाइल होगी उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा, उनका जो यल्ड है पर एकड़, यानी कि उनका जो प्रोडक्शन है पर एकड़ वो अच्छा होगा ना, तो एग्रीकल्चर अच्छी होगी। तो ये अपनों ने पढ़ लिए कौन से सर? ज्योग्राफिकल फैक्टर पढ़ लिए। अब सर कौन से पढ़ेंगे? इकोनॉमिक फैक्टर पूछ लिया जाए तो एक मिनरल है, कि जहां पर मिनरल्स मिल जाए। मिनरल्स का मतलब भाई मिनरल्स कोई भी हो सकते हैं, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे कोई और टाइप के मिनरल हो ना, यानी कि चाहे तो मेटालिक मिनरल हो या नॉन मेटालिक मिनरल हो। और मेटालिक में भी बेटा जो फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल आते हैं, तो ऐसे कोई भी मिनरल मिल जाए, बस जहां मिनरल मिलेंगे
वहां पे आपको पता है माइनिंग का काम होगा। माइनिंग का काम होने से वहां पे सेमी स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड वर्कर जाएंगे, इसलिए वहां पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल अगर लिखना हो तो कि जहां पे मिनरल मिलने से लोग बहुत ज्यादा चले गए या वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो गया, तो आप क्या नाम दोगे? सर कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट अफ्रीका की आपको याद रखना है। अर्बनाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, तो अर्बनाइजेशन का बताओ। तो कहते हैं कि जहां पर अर्बनाइजेशन हो जाए, क्योंकि अर्बनाइजेशन का मतलब बेटा शहर बन गया, सिटी बन गया, तो सिटी बनेंगे तो उसे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। सर कौन सी अपॉर्चुनिटी? एजुकेशनल फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन मिलेगा, तो लोग वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इन इतनी अच्छी एमिनिटीज से, यानी कि इतनी अच्छी सुविधाओं से लोग अट्रैक्ट होंगे और वहां जाएंगे, वहां माइग्रेट करेंगे, तो इसलिए वहां पे लोग बढ़ते जाएंगे संख्या। जैसे जयपुर हो गया राजस्थान का, जैसे कोलकाता हो गया, जैसे मुंबई हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, जैसे चेन्नई हो गया, जैसे हैदराबाद हो गया, ये वही तो सिटीज है कि जहां पे फैसिलिटी अच्छी है, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है, तो यहां पे लोग हर बार ज्यादा जा रहे हैं। इवन छोटी छोटी सिटीज है ना, वहां पर भी लोग आ रहे हैं गांवों से, क्योंकि वहां पे फैसिलिटी ज्यादा होती है। तो अर्बनाइजेशन एक अच्छा रीजन है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भाई जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा है ना, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, वहां पे स्किल्ड वर्कर जाते हैं, वहां पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जाते हैं काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, तो वो एरिया भी डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा। और इसका एक एग्जांपल आपको लिखना है क्या? कोबे ओसाका या कोबे उसका रीजन जापान का थिकली पॉपुलेटेड इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आउटस्टैंडिंग हो गया। तो नया क्वेश्चन फिर तीसरा पॉइंट क्या? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। क्या कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो रिलीजियस प्लेस होते हैं या कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि भाई अमृतसर का जो अपना टेंपल हो गया, गोल्डन टेंपल हो गया ना, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक जगह होगी, चाहे वृंदावन का एरिया हो गया, प्रयागराज वगैरह हो गए, ऐसे बहुत सारे जो रिलीजियस या कल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हैं ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वहां पे लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं ना, तो ऐसा भी रीजन होता है। और एक जिस पर्टिकुलर एरिया में लड़ाई वगैरह नहीं है, वायलेंस नहीं है, पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं है, वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, तो वो ये हो गया। अब नए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज डेमोग्राफिक साइकिल, क्या है? और डिस्क्राइब 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के 3 स्टेज बताओ। भाई पहली बात तो डेमोग्राफी कहलाती किसे है, तो मैं आपको बता दूं, यानी कि ह्यूमन बीइंग है ना, उनकी स्टडी करना, उसके पॉपुलेशन की स्टडी करना, उसके कॉम्पोजिशन की स्टडी करना, कैसे उसमें चेंज आ रहा है, उसी को डेमोग्राफी कहते हैं। तो अब ये डेमोग्राफिकल साइकिल क्या है, तो इसका साइकिल का मतलब ये रूटीन कैसे चेंज हो रहा है, तो सिंपल सा याद रखना भी, हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट में चेंज होना, हाई जिसमें हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट या लो मोर्टेलिटी रेट में चेंज होना, इलिटरेसी से लिटरेसी में चेंज होना, और एग्रीकल्चर सोसाइटी का इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज होना। इस तरह से ये जो चेंज है, प्रोग्रेस की ओर जो जाता है चेंज है, इसी चेंज को डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। और इसकी ट्रांजिशन थ्योरी को 3 पार्ट में बांटा गया। स्टेज नंबर फर्स्ट, वो स्टेज जिस टाइम में मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट और जो फर्टिलिटी यानी कि बर्थ रेट दोनों ही हाई थी, जिस टाइम पे फूड सप्लाई, एपिडेमिक्स वगैरह, फूड सप्लाई एक तो कम थी, एक एपिडेमिक्स वगैरह ज्यादा होते थे, इसलिए लोग मरते भी बहुत थे, इसीलिए क्या थी कि बर्थ रेट भी उनको कंपनसेट करने के लिए ज्यादा थी। वहां पे लोग ट्रेड थे, लोग मेनली काम क्या करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे ज्यादातर, और टेक्नोलॉजी का लेवल कैसा था, बिल्कुल कम था। उस स्टेज को कहते हैं स्टेज फर्स्ट। आज से लगभग 200 साल पहले लगभग कंट्री इसी स्टेज पे बिलोंग करती थी। ठीक है, लगभग सारी तो नहीं बोल सकते, कुछ एक कंट्री 200-250 साल पहले। तो आई होप ये समझ में आ गया स्टेज फर्स्ट कैसा था। अब स्टेज सेकंड कैसा था? इस स्टेज के अंदर क्या हुआ, पॉपुलेशन में डेथ रेट तो डिक्लाइन होगी, लेकिन बर्थ रेट वापस वैसा ही रहा। सर बर्थ रेट वापस उतना ही क्यों रहा, डेथ रेट डिक्लाइन क्यों हुई? क्योंकि इस फेज के अंदर सैनिटेशन की कंडीशन आ गई थी, यानी कि साफ सफाई की व्यवस्था हो गई थी, हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो गई थी। तो हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होने से डेथ रेट तो डिक्लाइन होगी, लेकिन बर्थ रेट इतनी रही, तो इसके अंदर पॉपुलेशन की जो स्पीड रेट है बढ़ने की वो ज्यादा रही इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रही, इस स्टेज के अंदर हाई स्पीड रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। और तीसरा स्टेज कौन सा कहलाता है, जो लास्ट स्टेज है, जिसके अंदर मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट भी कम होती है और बर्थ रेट भी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि फैमिली का साइज जानबूझ के इस पे कंट्रोल करने का प्रयास करा गया, और सोसाइटी अर्बनाइज होगी, सोसाइटी एजुकेटेड ज्यादा होगी, इसमें लिटरेसी रेशियो अच्छा हो गया, तो लोगों को नॉलेज आने लग गई, तो टेक्निकल नो हाउ की नॉलेज होगी, यानी कि लोगों को टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी तो उन्होंने फैमिली के साइज को भी कंट्रोल करा, एजुकेशन बढ़ गई, तो इसमें क्या हुआ भी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ने से सिंपल सी बात है डेथ रेट कम होगी। और बर्थ रेट कम क्यों होगी? क्योंकि फैमिली का साइज उन्होंने लोगों ने कंट्रोल करने को समझा कि पॉपुलेशन की अहमियत क्या है, परिवार की अहमियत क्या है, और लोग क्या हुए, लिटरेट हुए, अर्बनाइज हुए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, और इसकी तो इवन आपको पता है कैसे आ सकता है, एक डायग्राम सा दे के आ सकता है जिसमें आपको एक स्टेज में दिखाए होंगे बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट करके लिखा होगा, दूसरी स्टेज में कुछ और लिखा होगा, ठीक है, तीसरी स्टेज में जापान वगैरह कुछ और लिखा होगा, है ना, ऐसा करके डायग्राम आ सकता है। तो वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे ये करवा दूंगा, तो टेंशन ना लेना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Explain the three component of population change in the world. Analyze the impact of the population change. कहते हैं तीन कंपोनेंट बता दो पॉपुलेशन चेंज के पूरी दुनिया में और उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है। सर तीन कंपोनेंट, पहला तो है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, तीसरा है माइग्रेशन। कौन नहीं जानता बर्थ रेट किसे कहते हैं? पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यानी कि एक साल में कितने लाइव बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हीं को बर्थ रेट कहते हैं। और पर थाउजेंड के अंदर कितने लोग मर रहे हैं एक ईयर में, उसे डेथ रेट कहते हैं। और माइग्रेशन क्या होता है? पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना तो कहलाता है एमिग्रेशन, और आना कहलाता है इमिग्रेशन। ये सारे के सारे वो कंपोनेंट है जो पॉपुलेशन को चेंज करते हैं। चेंज का मतलब या तो वहां की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी या वहां की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन दोनों को ही वैसे ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, यानी कि ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। तो अगर उस एरिया की पर्टिकुलर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब वहां के रिसोर्सेज पे अब दबाव ज्यादा पड़ रहा है, वहां के रिसोर्सेज फिर डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उनकी जो एक वैल्यूज है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, अगर वहां की पॉपुलेशन कम हो रही है तो इसका मतलब है वहां पे रिसोर्सेज सभी लोगों की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे रिसोर्सेज की कमी हो चुकी है। ये इंडिकेट करता है पॉपुलेशन का चेंज होना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के की एरियाज कौन से हैं, या थ्री मेन की एरियाज जो मेजरिंग बता दो ह्यूमन डेवलपमेंट के वो। तो सिंपल सी बात है, अगर इंसान का डेवलपमेंट कहते चेक करना है ना तो तीन मेन की एरियाज है, एक है हेल्थ, एक है एजुकेशन, और एक है एक्सेस टू रिसोर्स यानी कि जिसको परचेजिंग पावर बोलते हैं। ये तीनों किसने दिए? तो 1990s के अंदर दो साउथ एशिया के इकोनॉमिस्ट हुए थे, एक का नाम था डॉक्टर महबूब उल हक और एक का नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इंडिया से थे, डॉक्टर महबूब उल हक कहां से थे? पाकिस्तान से थे। इन्होंने कहा कि अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट चेक करना है तो सिर्फ इनकम को मेजरमेंट करना सही नहीं है, इन तीन की चीजों को, ये जो तीन की सोर्सेस है मेन है, इनको चेक करना होगा। यानी कि एक तो एजुकेशन भी वहां पे मिलनी चाहिए, आप वहां पे हेल्थ भी मिलनी चाहिए कि हेल्थ फैसिलिटी वहां पे कैसी है, और वहां पे क्या होना चाहिए भी एक्सेस टू रिसोर्स। एक्सेस टू रिसोर्स को कहते हैं मापेंगे डॉलर के अंदर, अपने चेक करेंगे कि उनके लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। एजुकेशन इंडिकेट करता है कि वहां के लोगों का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है और एडल्ट लिटरेसी रेट उस कंट्री में कितनी है। और हेल्थ इंडिकेटर, हेल्थ जो इंडिकेट अपने को करेगा कि वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि लगभग बंदा कितनी एज का होके मरता है। तो ये बातें याद रखना। और इन तीनों को वन के अंदर मापते हैं, वन का मतलब हाईएस्ट रैंक होगी वन, और एक एक को कैसे मापेंगे? 1/3 रैंक देंगे। तो आई होप ये मैं जो क्या समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब नए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इसके 4 पिलर बता दो ह्यूमन डेवलपमेंट के। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट कहते किसे हैं? सिंपल सी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहेंगे? जब ह्यूमन की जो चॉइसेस है वो एनलार्ज होगी, उसकी जो लाइफ है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, उसी को ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे। यानी कि उसकी चॉइस भी बढ़नी चाहिए और उसकी क्या हो, लाइफ का जो लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो भी इनहांस होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, तभी तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे। अब कहते हैं 4 बेसिक चीजें कौन कौन सी है। एक तो इक्विटी है। इक्विटी क्या कहती है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा, इसका बेस पिलर क्या है मेन, कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना, इंसान के इक्वल अपॉर्चुनिटी का चांस मिलेगा, तभी वो इंसान क्या हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा। तो एक इक्विटी। दूसरा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कहता है कि भाई रिसोर्सेज है ना आपको मिल रहे हैं ना, उनको आपको यूटिलाइज करना है, बट लिमिट में, कि फ्यूचर जनरेशन में वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि आज आपको तो वो रिसोर्स फिर मिल रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन में वो मिलेंगे ही नहीं वो रिसोर्स उनको, तो फिर उनका डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? क्योंकि उनको तो फिर इक्वल चांस ही नहीं मिल रहा, क्योंकि रिसोर्सेज ही खत्म हो गए। तो ये कहता है कि आपको सस्टेनेबल यूज करना है, चाहे कोई भी रिसोर्स हो, इवन ह्यूमन को भी।
तीसरा कहता है प्रोडक्टिविटी। ये कहता है कि अगर आपको सिंपल सी बात है, आपको ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है ना, तो आप कहते प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। और प्रोडक्टिविटी कौन बढ़ाएगा? कहते इंसान बढ़ाएगा। तो कहते इंसान कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा? कहते इंसान को, आप लेबर को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करो, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो, उसको काम की ट्रेनिंग दो, ठीक है, ऐसा काम। और एम्पावरमेंट क्या का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब क्या? टू हैविंग द पावर ऑफ मेकिंग चॉइस, यानी कि उसको इतना पावर दे देना कि उसकी चॉइस एनलार्ज हो जाए। और उसकी चॉइस कैसे बढ़ेगी? कि सर उसको फ्रीडम दो, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाओ ताकि वो काम कर सके। और कैपेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? उसको एजुकेशन वगैरह देके। और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी भी लेके आनी होगी जिनसे क्या होगा? गुड गवर्नेंस का काम करना, ऐसी पॉलिसी लेके आनी होगी जिससे इंसान ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने के उसके चांस हो। तो इसको कहते हैं एम्पावरमेंट। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेज क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट की। अप्रोचेज का जगह मेथड भी वो यूज कर सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कौन कौन सी है? पहला मेथड का नाम है इनकम अप्रोच, कि भी ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के तरीके क्या है, वे क्या है, अप्रोचेज क्या है। तो इनकम अप्रोच ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच थी। इसमें बिलीव करा जाता था जिस इंडिविजुअल की इनकम ज्यादा वो डेवलप ज्यादा, जिस कंट्री की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि पूरी एंटायर कंट्री की इनकम ज्यादा, वो कहते कंट्री ज्यादा डेवलप। इसका ये ओल्डेस्ट अप्रोच थी। दूसरी है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच क्या कहती है? कि भाई इंसान के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे उसकी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। ह्यूमन खुद तो पैसिव है, उसके लिए सारा काम कौन करे? गवर्नमेंट करे। बेसिक नीड अप्रोच क्या कहती है? ये आईएलओ के द्वारा दी गई, जो 1919 में बनाया गया। आईएलओ ने क्या कहा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने कहा कि इंसान की 6 बेसिक नीड पूरी कर दो, इंसान का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये 6 बेसिक नीड याद करनी है आपको। हेल्थ देना है, एजुकेशन देनी है, फूड देना है, वाटर सप्लाई देनी है, सैनिटेशन और हाउसिंग देना है। देखो जुड़ी हुई बातें हैं, हेल्थ एजुकेशन जुड़ी हुई है ना दोनों। देखो दूसरी फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई जुड़ी हुई है दोनों चीजें, सैनिटेशन और हाउसिंग। तो इस तरह से याद कर सकते हो। कैपेबिलिटी अप्रोच किसके द्वारा देगी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने कहा इंसान की कहते कैपेबिलिटी बढ़ा दो डेवलपमेंट करने के लिए। और कहते कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे? उसे हेल्थ दो, उसे एजुकेशन दो, उसे एक्सेस टू रिसोर्स दो, यानी कि उसे परचेजिंग पावर भी उसके पास होनी चाहिए। तीनों चीजें मिलेगी तो इंसान का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है 5 मेजर्स बता दो कहते इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या स्टेप बताओगे आप इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो कहते हैं एक तो इरिगेशन सिस्टम इंडिया को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर आज भी रेनफॉल पे डिपेंड है। और इंडिया के अंदर जो मॉनसून है वो इरेक्टिक मॉनसून है, रेगुलर नहीं है, वो चेंज होता रहता है। तो वहां पे कनाल, वेल्स, ट्यूबवेल्स, इनको प्रॉपर डेवलप करना होगा ताकि क्या हो? वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो पहला तो इरिगेशन सिस्टम में क्या करना होगा? इंप्रूवमेंट। आई होप समझ में आ गया। दूसरा क्या? इंप्रूवमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, कि भाई फार्मर को एकदम लो रेट पे, लो इंटरेस्ट की रेट पे बेटा उसको क्या मिलना चाहिए? उसको क्रेडिट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको लोन मिलना चाहिए, ताकि जो उसके बेसिक टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर में उनको वो परचेज कर पाए और इनपुट अच्छे से लगा पाए, तभी उसको अच्छा आउटपुट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे फार्मर बड़े गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं होते, प्रॉपर साधन ही नहीं हो पाते, जिनके कारण वो क्या पैदावार करें ना। इसके अलावा कहते हैं लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, कि हमारे देश में प्रॉपर तरीके से लैंड रिफॉर्म हो जाए। लैंड रिफॉर्म के अंदर 2 चीजें आती है भाई। एक तो जिनके ना टुकड़ों में जमीन है, यानी कि जिनके अलग अलग टुकड़ों में फ्रेगमेंटेशन में उनकी जमीन है, उनको कहते हैं एक ही जगह कहीं इकट्ठी दे दो। एक होता है लैंड रिफॉर्म का मतलब ये कि जिनके पास ज्यादा जमीन है ना, उनसे जमीन लेके उनको देनी चाहिए जिनके पास जमीन नहीं है, क्योंकि कईयों के पास बहुत ज्यादा जमीन है राजाओं के टाइम से। तो कहते हैं लैंड फॉर्म अगर प्रॉपर तरीके से होगा, प्रॉपर वे में होगा, तो सिंपल सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन अगर लैंड का हो जाएगा तो अपने आप ही कहते हैं इंसानों को एग्रीकल्चर में ग्रो करने का फायदा मिलेगा। और एक कहते हैं हमारी कमी क्या है, प्रॉब्लम को दूर करना है तो कमर्शियलाइजेशन पे बढ़ावा देना होगा। हमारी एग्रीकल्चर आज भी वो करी जाती है जो ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवल पे होती है। हम वो क्रॉप्स बहुत कम उगाते हैं जिनका काम कमर्शियलाइजेशन होता है, यानी कि जिनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं, यानी कि जिनका मेन मकसद होता है उगाओ और बेचो, या इस लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो कि आप अपने सर्वाइवल के लिए भी रखो और बाकी बेच दो। तो कहते हैं हमारे कंट्री के अंदर कमर्शियलाइजेशन बहुत कम है, तो हमारे इसको इंक्रीज कैसे करेंगे? तो पर हेक्टर पर प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। और पर हेक्टर का मतलब होता है एक जमीन के टुकड़े पे कितना प्रोडक्शन करना होगा। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा भी जब उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस होंगे, है ना। तो वो पहले पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कहते हैं हमें HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। हालांकि ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं HYV सीड्स, लेकिन आज भी बहुत सारे फार्मर को ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स नहीं मिल पाते क्योंकि इनका रेट ज्यादा है। तो इनका रेट कम करना होगा। हर एक इंसान को, हर एक जो एग्रीकल्चर वाला बंदा है यानी कि पीजेंट्स है, उसको ये मिलने चाहिए, जिससे क्या होगा उसकी जो
प्रोडक्शन है या जो पर हेक्टर यील्ड है वो अच्छा से प्राप्त हो। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, सारी बातें। कितने आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी हो किसकी, सर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, तो आप क्या बताओगे? तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप नाम याद करना, सीधा एमसीक्यूज आ सकता है कि प्लांटेशन क्रॉप होती कौन सी है। तो टी होती है, कॉफी होती है, रबड़ होता है, कॉटन होता है, सुगर केन होता है, बनाना होता है, ठीक है। इनको अपने बेसिकली क्या बोलते हैं, जिनका प्लांट लगाते हैं। इवन राइस को भी कौन सा प्लांटेशन एग्रीकल्चर मानते हैं, लेकिन व्हीट को नहीं मानते। याद रखनी है ऐसी बातें। तो ये हो गया, ये अपनी मेन कौन सी है, प्लांटेशन क्रॉप। अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लांटेशन क्रॉप की, कि सबसे पहली बात तो प्लांटेशन क्रॉप को इंट्रोड्यूस कराया यूरोपियंस ने, इंट्रोड्यूस करवाया ना। जैसे कहते फ्रेंच ने कोको और कॉफी को लगाया, वेस्ट अफ्रीका ने। ब्रिटिशर्स ने टी के बड़े बड़े गार्डन कहां लगाए, श्रीलंका और इंडिया में लगाए। रबड़ प्लांटेशन लगाया मलेशिया के अंदर, और बनाना प्लांटेशन लगाया वेस्ट इंडीज में। किसने? ब्रिटिशर्स ने लगाया। इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप की क्या बात है कि इनके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, लार्ज स्टेट, यानी कि आपका फार्म का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा चाहिए, आपको मैनेजरियल सपोर्ट चाहिए प्रॉपर, और इसके अलावा क्या, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, साइंटिफिक मेथड से आपको काम करना है, आपको कल्टीवेशन प्रॉपर चाहिए, और साथ ही साथ में इसमें आपको एक टाइम में सिंगल क्रॉप ही लगानी है। और इसमें और क्या खास बात होती है, इसमें लेबर हमेशा चीप मिल जाती है आपको इसमें। और एक इसमें क्या बात होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए जो फैक्ट्री से कनेक्ट हो। तो आई होप आपको प्लांटेशन क्रॉप कितनी आसान है, इसके क्या फीचर्स है आपको समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं, इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भी मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं किसे, सिंपल सी बात है कि मिक्स्ड फार्मिंग है ना, बेसिकली उसको कहते हैं जिनमें कई सारी क्रॉप्स उगाई जाती है। नहीं सर ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ जहां पर एनिमल हस्बेंड्री का भी काम होता है वो मिक्स्ड फार्मिंग होती है। यानी कि कई तरह की क्रॉप्स भी उगाते हैं और एनिमल हस्बेंड्री का काम भी करते हैं, उनको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। इनके लिए कैसा खेत चाहिए, क्या कुछ चाहिए, तो वो अपने बात करेंगे। तो क्या कि इसमें सबसे पहली बात तो सर जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है ना, वो दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलप्ड पार्ट है वहां पे होता है। जैसे नदर्न वेस्टर्न, यानी कि यूरोप का जो कौन सा साइड, नदर्न वेस्टर्न यूरोप वो डेवलप्ड है, वेस्टर्न यूरोप डेवलप्ड है। अमेरिका का कौन सा, तो यूरोप की साइड वाला, यानी कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका डेवलप्ड है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया में पड़ने वाले पार्ट्स, यहां पे ज्यादा ये होता है। इसके अलावा यहां पे फार्म का साइज आपको कैसा चाहिए, मॉडरेट चाहिए। कैसा चाहिए, मॉडरेट, यानी कि मीडियम चाहिए। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आप उगाते हो, व्हीट उगाते हो, बार्ले उगाते हो, राय उगाते हो, मेज उगाते हो, फोडर, और ये क्रॉप्स उगाते हो। लेकिन इनकी प्रिंसिपल क्रॉप क्या है, भूलना नहीं है, फोडर इनकी प्रिंसिपल क्रॉप है मिक्स्ड फार्मिंग की, यानी कि चारा, क्योंकि आपको जानवर तो पालन करोगे ना, आप एनिमल हस्बेंड्री करोगे, तो फोडर आपकी प्रिंसिपल क्रॉप होगी। इसके अलावा आप क्या करोगे, क्रॉप रोटेशन का सहारा लोगे ताकि आपकी सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे। इसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करोगे, ग्रीन मैन्योर का यूज करोगे ताकि आप क्या हो, अच्छा आउटपुट दे सको। इसके अलावा आप क्या करोगे, इसके अलावा सर आप एनिमल हस्बेंड्री पर भी प्रॉपर प्रयास करोगे। कौन कौन से जानवरों को पालोगे फिर इसमें, सर कैटल होगी, शीप हो गया, पिग्स हो गए, पोल्ट्री होगी, ये सब कुछ आप पालोगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कितना आसान सी बातें हैं, आसान से पॉइंट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिसाइज इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर जो मतलब एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन करा जा रहा है उनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो पहली बात तो जहां पे कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन का नाम आ जाए, ठीक है, ऐसा एक्सटेंसिव नाम आ जाए, कमर्शियल जहां पर भी नाम लग जाए ना, सिंपल सी बात है, वहां पे कैपिटल की इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, ज्यादा, वहां पे फार्म का साइज क्या होगा, ज्यादा। जब आप कमर्शियल कर रहे हो यानी कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है पर हेक्टेयर, तो इसका मतलब आप किसका यूज करोगे अपने प्रोडक्शन में, सर मशीन्स का यूज करोगे, यानी कि मैकेनाइज्ड होगा वो। यानी कि आप सिंपल सी बात है, क्या एचवाईवी सीड्स का यूज करोगे, हां एचवाईवी सीड्स का यूज करा जाएगा। कहां होगा वो ज्यादातर वो पार्ट्स होंगे जो प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड होंगे, जहां पे इरिगेशन सिस्टम होगा। तो ये लो, ये क्वेश्चन तो आसान है, याद हो गया। बस इसमें मेन क्रॉप होती है वो व्हीट प्रिंसिपल क्रॉप्स होती है। इसके अलावा ये जो मेन होता है, ये इंटीरियर जो पार्ट है, सेमी एरिड लैंड या जो मिड लैटिट्यूड है, वहां पे ये होता है, ठीक है। और इसकी एक विशेषता और लास्ट बात है कि इसमें यील्ड पर एकड़, यानी कि पर एकड़, जो 1 एकड़ का टुकड़ा अपना जमीन का है वहां पे तो कम होता है, लेकिन ये प्रॉपर पर पर्सन देखा जाए तो ज्यादा होता है। पर पर्सन क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो मशीन्स का वो यूज करते हैं और दूसरी बात है भाई जमीन का साइज कितना बड़ा है यहाँ पे, तो पर पर्सन अपने आप ही उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये बातें आपको लिखनी है, आई होप याद हो गया होगा। अब अगर आपसे पूछ लीजिए कि डेयरी फार्मिंग की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो बड़ी आसान है सर, सिंपल सी बात है
क्या कि दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्च एनिमल, कि सिंपल सी बात है ये एडवांस्ड टाइप की एग्रीकल्चर जहां पे आप कौन से एनिमल को पालोगे, मिल्च एनिमल को पालोगे, यानी कि जो दुधारू जानवर है उनको पालोगे। इसमें क्या चाहिए भाई, आप अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो क्या आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, कि चाहिए कि सर डेयरी फार्मिंग आप कर रहे हो तो क्या आपको फोडर की फैसिलिटी प्रॉपर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए सर आपको मिल्चिंग मशीन्स की रिक्वायर्ड होगी कि नहीं होगी, होगी सर, सिंपल सी बात है। सर क्या आप जब काम ही आपका डेयरी फार्मिंग का है, पशुओं को पालना, उनका दूध निकाल के बेच के कमाई करना, तो क्या आप उनकी हेल्थ केयर पे ध्यान दोगे कि नहीं दोगे, उनको वेटनरी सर्विस यानी कि डंगर डॉक्टर प्रोवाइड करोगे कि नहीं करोगे, सर करेंगे, सिंपल सी बात है। सर क्या वहां पे लेबर रिक्वायर्ड होगी कि नहीं होगी, सर होगी, ऑब्वियस सी बात है, दूध निकालने के लिए तो चलो मशीन लगा ली, लेकिन बाकी काम करने के लिए तो चाहिए, चाहिए कि सिंपल सी बात है। तो क्या सर आप सिंपल सी बात है ये जो काम करोगे ये प्रॉपर अर्बन मार्केट की लोकेशन में या इंडस्ट्रियल रीजन की लोकेशन में करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि दूध तो बेचने के लिए जाना होगा ना आपको, हाँ सर चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, बस आपको आंसर आता है इसका, एकदम आसान है। अब आगे नए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, क्या है इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है ये बताओ। भाई सबसिस्टेंस जहां पर वर्ड आ जाए ना बस एक बात रट लो, क्या ओन सर्वाइवल, OWN, और आगे सर्वाइवल, यानी कि जब ओन सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर करी जाती है उसको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि इसमें इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि आप इसे मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा लो, यानी कि अपने फैमिली मेंबर के कंजम्पशन के लिए करा जाता है। इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और इंटेंसिव सबसिस्टेंस। अब अपने को यहां पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है, तो सर ये वो होती है जहां पे फार्म का साइज पहली बात है छोटा सा होगा, ट्राइब्स के एरिया में करा जाता है, ठीक है। यहां पे वो क्या करते हैं सर, सबसे पहले जो वेजिटेशन है या जो भी बेटा वशस वगैरह उनको क्लियर करते हैं और फिर वहां पे खेती करते हैं। जब उसकी 4 से 5 साल खेती करने के बाद जब लगता है कि सोइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी तो उस एरिया को जला के उसमें जो एश होती है, राख होती है, उसको बेटा उसके अंदर मिला के छोड़ जाते हैं 4 से 5 साल, ताकि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो वापस आ जाए और फिर उसमें खेती करने आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसको मिल्पा भी कहते हैं, इसको लड्डांग भी कहते हैं। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये किस एरिया में किस नाम से जाना जाता है याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे बात करते हैं। इनमें सर प्रिमिटिव टूल्स का यूज होता है, मतलब स्टिक वगैरह, हो वगैरह का यूज करके बेटा खुदाई करते हैं जमीन की, ठीक है। और इनमें इनके पास कोई भी स्पेशल टाइप की खाद का यूज नहीं करते, फर्टिलाइजर वगैरह का यूज नहीं करते, और प्रोडक्शन भी कैसा होता है, बहुत कम होता है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर आप 3 कैरेक्टरिस्टिक बताओ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री की सर, जो बड़ी इंडस्ट्री लगती है और वो भी कौन सी, मॉडर्न है, उनकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो मॉडर्न जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी भाई, सिंपल सी बात है, वहां पे स्पेशलाइज्ड स्किल लेबर होगी और स्पेशलाइजेशन के बेस पे काम भी बनता होगा, यानी कि जो बंदा जिस काम में परफेक्ट है उसको वो काम दिया जाएगा, यानी कि स्पेशलाइजेशन स्किल के बेस पे काम बनता होगा। और क्या होगा, वहां पे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि जहां पर प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा जिसमें मल्टीपल एक्टिविटी एक ही काम में होगा। इसके अलावा क्या होगा भाई, मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो वहां पे यूज ऑफ पावर रिसोर्स होगा, यानी कि वहां पे हेवी मशीनरी चलाने के लिए वहां पे पावर का यूज होगा, लाइट का यूज होगा प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा क्या होगा सर, मैकेनाइजेशन सिस्टम होगा, यहां पे यानी कि वहां पर ऐसी मशीन्स काम कर रही होगी जो ऑटोमेटेशन पे काम कर रही है। ये पॉइंट यहां पे लिखा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर भी काम करती है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, इंट्रोड्यूस करवाती है, जिससे उसकी वेस्टेज कम से कम हो, प्रोडक्शन उसका अच्छे से अच्छा हो और उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है कि क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इनटू 3 ग्रुप्स, स्टेट द मेन फीचर ऑफ ईच ग्रुप। कहते आप क्लासिफाई करो ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री को। भाई हम ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, आउटपुट के बेसिस पे कर सकते हैं, इनपुट के बेसिस पे कर सकते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये बातें सारी आपको याद रखनी है ना, ठीक है। तो ओनरशिप के बेसिस पे अपने देख लेते हैं। तो एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसको गवर्न और ओन कौन करता है भाई, गवर्नमेंट करेगी, जिसका मेन जो मोटो है, एम है, वो क्या होगा, सोशल वेलफेयर का काम करना होगा, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। इसके अलावा एक होती है प्राइवेट सेक्टर, जो इंडिविजुअल है, खुद एक बंदा है, वो उसे ओन करेगा, वो उसे मेंटेन करेगा और इसका प्रॉपर जो मोटो मेन एम है वो क्या होगा भाई, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को अर्न करना। और ज्वाइंट सेक्टर वो होता है जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर दोनों काम करती है,
ठीक है, प्रॉपर एक डेवलपमेंट के लिए काम करती है, वो हो गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि साइज के बेसिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो साइज के बेसिस पे कौन कौन सी है सर? कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जिसको हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं। कॉटेज का नाम ही हाउस होल्ड है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी, तो इनको भी आपको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अपने नया क्वेश्चन की ओर कि एक्सप्लेन 5 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर वो 5 फैक्टर बताओ जो इंडस्ट्री के लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। भाई सिंपल सी बात है भी, आप अगर इंडस्ट्री लगाओगे तो आप कहां लगाओगे सर? जहां पे एक्सेस टू मार्केट होगा, यानी कि मार्केट नजदीक एरिया में मिल जाएगा, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करने जाना है। तो जहां पे प्रॉपर उसकी डिमांड होगी, ऐसा मार्केट होना चाहिए ना। तो एक्सेस टू मार्केट। और सर क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाना चाहिए। खास तौर से ऐसा अगर हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिसके अंदर जो जिनका जो रॉ मटेरियल है वो बल्की हो, हेवी हो, जो बड़ी क्वांटिटी में हमें चाहिए, वो रॉ मटेरियल पास में होना चाहिए। ठीक है, या ऐसा रॉ मटेरियल जो भाई सूख जाता हो, जिसकी क्या हो कि अगर लंबी दूरी तक अगर अपनी को कच्चा माल लेके जाना है तो उसका जो प्रॉपर जो क्वांटिटी है, जो उसका वजन है, सॉरी, जो उसकी वॉल्यूम है, वो कम ना हो जाए। जैसे शुगर कैन इंडस्ट्री होगी, तो ऐसी इंडस्ट्री कहां होनी चाहिए? प्रॉपर उसके पास होनी चाहिए, ताकि ये खराब ना हो जाए, उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, है ना। साथ ही साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारी कम आए। इसके अलावा सर एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि हमारे आसपास सर एनर्जी अच्छी अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, जब हम इंडस्ट्री को लगाएंगे, तो हमें प्रॉपर मैकेनाइजेशन चाहिए होगा, हम प्रॉपर मशीन्स लगाएंगे। वो मशीन्स किसके ऊपर चलेगी सर? पावर के ऊपर चलेगी। इसके अलावा एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यानी कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हो, जिनसे हम अपने रॉ मटेरियल को भी लेके आ सकें और अपने जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको भी मार्केट में सेल कर सके। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी वहां पे उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। यानी कि कुछ पॉलिसी ऐसी होती है गवर्नमेंट की कुछ इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब जिनको गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि वो बढ़े, है ना, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स वगैरह कम लगाएगी, आपको छूट वगैरह देगी, और कुछ पे टैक्स वगैरह ज्यादा लगाए जाते हैं। तो आपको ये भी प्रॉपर ध्यान देना होगा। आप पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं, और क्या लिखा है? क्लासीफाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और साइज के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को बता दो, जो मैं ऊपर अभी बात भी करके आया था। तो मैन्युफैक्चरिंग कहते किसे हैं? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मींस टू मेक बाय हैंड, हाथों से बनाना। लेकिन आपको सिंपल ये लिखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, की वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा जाता है। बाकी आज मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मेक बाय हैंड नहीं ले सकते खाली, क्योंकि मशीनों से भी चीजें बनती है ना। तो सिंपल सी बात है, जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा जाता है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर, उसे ही क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? तो 3 टाइप की होती है। ये मैंने आपको वैसे ऊपर बता दिया, लेकिन अभी थोड़ा डीपली बता देता हूं। तो सबसे पहली इंडस्ट्री का नाम, इसमें स्मॉल स्केल लिखा है, लेकिन मैं आपको कौन सी बताऊंगा सर? कॉटेज इंडस्ट्री बताऊंगा, हाउस होल्ड इंडस्ट्री बताऊंगा, ऐसी इंडस्ट्री जिसको अपने हाउस से शुरू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर से शुरू करते हैं, जिसमें मशीन्स वगैरह नहीं रिक्वायर्ड होती, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, जिसमें जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो अपने नेबरिंग के अंदर बांट देते हैं या सेल कर देते हैं, जिसमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत लेस प्रॉफिट होता है, और जिसके अंदर प्रोडक्ट क्या क्या बनाते हैं? तो सर पीकल हो गया सर, ये जो दरी वरी हो गया, यानी कि कारपेट वगैरह बनाना हो गया सर, जेम वगैरह हो गया, ठीक है, ऐसी जो चीजें, या पोट्री हो गया, या बास्केट हो गया, ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसको हम एक वर्कशॉप से, एक प्लेस से शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या हाउस होल्ड से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट लार्ज स्केल से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। लगभग इसको 5 से 10 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको, और इसमें सेमी स्किल्ड वर्कर की हमें नीड होती है। इसका जो अपने प्रोडक्शन है, यानी कि जो अपना प्रोडक्ट है, उसको हम अपने नियर मार्केट में या पर्टिकुलर सिटी या स्टेट के अंदर हम सेल कर देते हैं। और अब बात कर लेते हैं अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, तो भाई सिंपल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा चाहिए, वास्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड होती है, आपको स्किल्ड वर्कर आपको चाहिए होता है। और आप कहते हैं अपने प्रोडक्ट को आप सिर्फ अपने स्टेट में, सिटी में ही नहीं, इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते हो। और इसमें आप गुड्स कैसे बनाते हो? बल्कि गुड्स बनाते हो, और हैवी आप मैकेनाइजेशन का यूज करते हो। तो ये मैंने तीनों समझा दिया, आप तीनों इस नोट से पढ़ सकते हो। आगे बात कर लेते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेटनरी एक्टिविटी, कि क्वेटनरी एक्टिविटी क्या है, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे क्वेनरी है चाहे क्वेटनरी है, इन दोनों में से एक आ सकता है, या इन दोनों में डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। तो क्वेटनरी एक्टिविटी क्या है, पहले अपने उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेटनरी एक्टिविटी वो होती है जो R&D का काम करती है, किसका? रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है, जिसमें
स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल की रिक्वायर्ड होती है, ऐसी काम को क्वेटनरी एक्टिविटी कहते हैं। क्वेटनरी एक्टिविटी और क्या काम करती है सर? ये कलेक्शन करती है, प्रोडक्शन करती है, डिससेमिनेशन करती है सर, किसका? इंफॉर्मेशन का। ये बातें इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लिखना ही लिखना है अंडरलाइन करके। तो ये सारी क्या होती है? क्वेटनरी एक्टिविटी होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने कि एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिकल मार्केट ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड के अंदर जो पीरियोडिकल मार्केट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो सर पीरियोडिकल मार्केट वो होते हैं जो एक पीरियड में लगते हैं, चाहे तो वीकली लगे, चाहे बाई वीकली लगे, चाहे मंथली लगे, है ना। और ये क्या करते हैं? जो अपने सराउंडिंग्स होते हैं यानी कि जो लोकल एरियाज होते हैं उनकी नीड को फुलफिल करने के काम करते हैं। ठीक है, यहां पे एक प्रॉपर प्लेस नहीं होता हमेशा के लिए, लेकिन एक प्रॉपर प्लेस पे कुछ टाइम के लिए वहां पे ये वर्कशॉप अपने लगाते हैं और कुछ टाइम के बाद वहां से चले जाते हैं ना। तो ये होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। बड़ा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, इसको कोई गलत नहीं करेगा, मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत करेगा। व्हाट आर द 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म इन द वर्ल्ड? एक्सप्लेन ईच फैक्टर विद एग्जांपल। कहते 2 फैक्टर कौन से हैं जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं और इनको एग्जांपल के साथ बताओ। तो एक तो है डिमांड। भाई डिमांड है या नहीं है? सर है। डिमांड एक इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि आज के लोगों ने क्या है? डिमांड करना शुरू करा है। क्यों? क्योंकि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने से उनकी क्या हुई है? मतलब सैलरी अच्छी आई है, तो इसके कारण लोगों ने ना टूरिज्म की डिमांड करना शुरू कर दिया। वो अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी हॉलीडेज को, अपने वेकेशन को इंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं टूरिज्म बढ़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डिमांड लोगों ने इंक्रीज करी है ना, तो टूरिज्म बढ़ा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की, अर्लियर टाइम में ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा था नहीं, तो भाई लोग आना जाना इतना आसान नहीं था। अब क्या है भी आपको पता है, फास्टर प्लेन्स बन गए हैं, रेलवेज का बढ़िया आविष्कार हो रखा है, बढ़िया आपको पता है बाकी ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो भी होते हैं वो बने हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की बेटर फैसिलिटी होने से लोगों क्या है? टूरिज्म आज के टाइम में बढ़ा है ना। एक एरिया से दूसरा एरिया अब कनेक्ट हो गया तो जाना आसान है। तो ये हो गया। नया क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं कि डिफाइन द टूरिज्म। टूरिज्म है क्या? और टूरिज्म के 4 फैक्टर बताओ जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं। तो टूरिज्म क्या है? जहां पर आपको पता है क्या? टूरिज्म इज ट्रेवल विच इज डन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेस। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ टर्सरी एक्टिविटी। का बड़ा सेक्टर है ये एम्प्लॉयमेंट काफी लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इससे काफी रेवेन्यू जनरेट होती है। अब इसके 4 फैक्टर कौन से हैं सर? सिंपल सी बात सर, एक तो है क्लाइमेट। भाई सिंपल सी बात है, हर एक लोग है ना डिफरेंट क्लाइमेट में रह रहे हैं। तो जो बेटा हॉट क्लाइमेट में रह रहे हैं वो अपने वेकेशन को एंजॉय करना चाहते हैं जहां पे ठंड पड़ती है, उन एरिया में कोल्ड क्लाइमेट में जाते हैं। जो कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं वो हॉट एरिया में जाते हैं। तो ये क्लाइमेट का जो फर्क है उसके लिए भी लोग जाते हैं। इसके अलावा जो रह रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है, जो डेजर्ट में रह रहे हैं वो हिली एरिया के अंदर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है हिली एरिया के अंदर अपने को नए जो सीनरीज वगैरह देखने को मिलेगी, तो यहां पे जाते हैं ना। जैसे मेडिटेरियन जो एरिया है वो आपको पता है प्लेजेंट क्लाइमेट के लिए जाने जाते हैं, तो लोग यहां आते हैं। हमारा गोवा का एरिया हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, कोई मालदीव जाता है, कोई कहीं जाता है। तो डिफरेंट क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट रीजन है ना। इसके अलावा लैंडस्केप है। लैंडस्केप का मतलब भाई वहां की जमीन कैसे है। भाई जो बंदा प्लेन एरिया में रहता है वो घूमने कहां जाएगा? हिली एरिया में जाएगा, या वो कहां जाएगा, या वो ऐसे डेजर्ट देखने जाएगा। अगर वो ठंड के एरिया में रह रहा है बहुत ज्यादा, तो वो टिब्बों में जाना पसंद करेगा, यानी कि डेजर्ट के इलाके में जाना पसंद करेगा। तो ये जो लेक्स होगी, माउंटेन्स हो गए, या एनवायरमेंट के जितने भी जो अट्रैक्टिव प्लेसेस होते हैं इनको बोलते हैं लैंडस्केप। तो ये अट्रैक्ट करती है लोगों को, तो यहां जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री और आर्ट भी होती है। आपको पता है टेम्पल देखने के लिए लोग जाते हैं। आगरा का जो ताजमहल है वो लोग देखने के लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो अपना गुरुद्वारा है ना, गोल्डन टेम्पल हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो ये रिलीजियस या हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं ना, वो भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वहां पर भी टूरिज्म अच्छा होता है। जैसे अयोध्या का राम मंदिर भी है ना, तो ऐसे बहुत सारे अट्रैक्शन प्लेसेस होते हैं जहां पे लोग जाते हैं, चाहे वो फोर्ट्स हो, चाहे वो मोन्यूमेंट्स हो, तो वहां पे लोग जाएंगे। इसके अलावा कल्चर और इकोनॉमी भी लोगों को क्या करती है कि लोकल कल्चर को जाने की, उनकी कल्चर कैसी है, उनका काम करने का वे, उनका पहनने का वे, ये भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और अगर वहां पे चीप कॉस्ट में जा रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर जगह है जहां पे हमारी कॉस्ट कम आ रही है, तो भी लोग जाते हैं। तो एक इकोनॉमी और कल्चर भी एक फैक्टर है टूरिज्म को बढ़ाने का। आई होप ये समझ में आ रहे होंगे, बड़े आसान है क्वेश्चन। अब बात करते हैं सर आउटसोर्सिंग क्या कहती है। और आउटसोर्सिंग नहीं कहते, जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया है। इस एग्जांपल को बताओ। सबसे पहले आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई एक कंपनी एक आउटसाइड एजेंसी को अपने काम करने के लिए देती है, यानी कि अपनी कंट्री से बाहर काम करने के लिए दे या बाहर एजेंसी से काम करने दे, उसे
सोर्सिंग कहते हैं, यानी कि बाहर से सोर्स ढूंढना। ये खास तौर से जो डेवलप्ड कंट्री की कंपनी है ना वो करती है। उनको पता है कि हमारे कंट्री के अंदर जो इंप्लॉई को अपने काम देंगे तो वो हमें एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो हम क्यों ना जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहां पे टेक्निकल स्किल के अंदर और बाकी स्किल के अंदर लोग अच्छे हैं, जैसे चाइना हो गया, जैसे इंडिया हो गया, जैसे ब्राजील हो गया, जैसे इंडोनेशिया हो गया, इन जैसे कंट्रीज के लोगों को वो हायर करके जॉब देते हैं ताकि वो काम भी टाइम पे हो जाए, इफेक्टिवली भी हो जाए, एफिशिएंटली भी हो जाए और कम उनके पैसे लगे। तो इसलिए ये काम दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के देख लेना, आसान है। ये किस किस फील्ड में दिया जाता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, कौन कौन से एरिया में दिया जाता है समझ में आ जाएगा। बड़ा आसान है, सिंपल सी बात, बाहर काम देना ताकि उनको पता होता है स्किल्ड वर्कर मिल जाएगा अपने को, कॉस्ट अपनी कम आए, बस इसीलिए काम दिया जाता है ना। और इसके अंदर एक मेन आपका आता है, इसमें जो काम दिया जाता है आउटसोर्सिंग में दो तरह का होता है, एक होता है केपीओ, एक होता है बीपीओ। केपीओ को बोलते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसमें स्पेशल आपको नॉलेज चाहिए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम करना हो गया, CAD का जो काम करना हो गया। ठीक है, ऐसे जो काम करते हैं उनको केपीओ कहते हैं। और बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिनमें कोई हाईली स्किल्ड तो चाहिए आपको, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि स्पेशल बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए, जैसे कि कस्टमर केयर हो गया, वो इसमें आता है बीपीओ में। लेकिन जिसमें नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है उसमें पर्टिकुलर फील्ड में उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए, तभी उसको वो काम मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों आउटसोर्सिंग है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे नए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की कहते हैं 3 एस्पेक्ट बताओ। तो सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कि भाई सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड किन चीजों के बिहाफ पे होता है, क्या उनकी क्या है एस्पेक्ट है, क्या है। तो सबसे पहला तो क्या कि जो गुड्स है वो कितने टन के अंदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये कहलाती है उसकी वॉल्यूम, है ना। तो एक तो इसमें अपने माप आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा होता है कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड कर रही है वो कंट्री कौन सी चीजों का कर रही है। क्या वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का कर रही है, यानी कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है उनका कर रही है, क्या वो मशीनों का मतलब व्यापार है उनका कर रही है, या वो कोई जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड चीजें हैं उनका कर रही है। और वो डिपेंड करता है कि कंट्री कैसी है। अगर डेवलप्ड कंट्री है तो सिंपल सी बात है वो कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी या किन में डील करेगी, तो वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गए या जो मशीन्स वगैरह होगी उन पर डील करेगी। अगर कोई कंट्री का लेवल डेवलपमेंट का बहुत कम है, अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने का प्रयास करेगी ना। तो ये इन पे डिपेंड करता है। एक होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब है भी डेवलप्ड कंट्री ज्यादा ट्रेड कर रही है, डेवलपिंग कंट्री कर रही है। तो सिंपल सी बात है, एक टाइम तो ऐसा था शुरुआत में जब डेवलपिंग कंट्री ट्रेड ज्यादा करती थी, क्योंकि उस टाइम में क्या था, जो डेवलप्ड नेशन थे वो वहां से, जब कॉलोनियलाइजेशन का टाइम था, तो वहां से कच्चा माल लूटते थे बहुत ज्यादा, यानी कि कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा और उनको फिनिश्ड गुड्स बना के देते थे। फिर ऐसा टाइम आया जब डेवलप्ड कंट्री ने क्या करना शुरू कर दिया, उनको एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे। वो क्यों? क्योंकि वो वहां पे उनको टेक्नोलॉजी वगैरह सेल करना, मशीन्स वगैरह सेल करने का काम करते थे, यानी एक्सपोर्ट करने का काम करते थे। आज के टाइम में कहते थोड़ा सा चेंज हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, चाइना है, ये कहते कंपटीशन दे रही है, ये ट्रेड अच्छा कर रही है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी अब ट्रेड अपना बढ़ा रही है, किनको, डेवलप्ड नेशन को अपना ट्रेड कर रही है, यानी कि एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये इनका होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। नया क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं कि व्हाट आर पोर्ट्स नोन एज गेटवे, सॉरी, वाई आर द पोर्ट्स नोन एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। भी इंटरनेशनल ट्रेड के गेटवे क्यों कहलाते हैं पोर्ट? तो सिंपल सी बात है यार कि पोर्ट्स है ना, गेटवे क्यों कहलाते हैं, क्योंकि पोर्ट्स है वही तो फैसिलिटी देंगे कि जिससे ट्रेवलर आ जा सकते हैं, वही तो है जिसमें आसानी से, पोर्ट्स के रास्ते से ही तो क्या होता है, बड़ी बड़ी मात्रा में आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे, जो कि डॉकिंग की फैसिलिटी देंगे, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी देंगे, है ना, और बाकी फैसिलिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटी देंगे। तो इसलिए पोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोर्ट आपको बाकी फैसिलिटी भी देगा, क्या आपको नेविगेबल चैनल अरेंज करवा के देता है, आपको बैरेज यानी कि बोट वगैरह की फैसिलिटी देते हैं, आपको प्रॉपर मैनेजरियल सर्विस देते हैं। तो इस प्रकार की सर्विस ये देते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को अगर पढ़ दियो इनलैंड पोर्ट्स की, इनलैंड पोर्ट बेसिकली वो होते हैं जो आप है ना डायरेक्टली किसी कंट्री से नहीं लग रहे होते, मतलब जहां से डायरेक्टली किसी कंट्री को नहीं जाते हो, इनलैंड पोर्ट वो होते हैं जिनसे एक कंट्री के विद इन कंट्री के अंदर से सामान को ले जाया जाता है ना, वो इनलैंड पोर्ट होते हैं बेसिकली। तो इनमें कहते क्या होते हैं कि दे आर लिंक टू द सी, कहते वो सी से लिंक करते हैं रिवर के थ्रू या कनाल के थ्रू, जैसे कि मैनचेस्टर हो गया जो लिंक करता है। इसके अलावा कहते हैं सच पोर्ट आर एसेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्जेस, कहते हैं ऐसे पोर्ट्स, ऐसे जो पोर्ट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि वहां पे जो फ्लैट बॉटम शिप्स होती है वो चलती है, यानी कि बार्जेस होती है, बोट्स वगैरह होती है, वो चलने में आसानी रहती है। और सिंपल सी बात है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि वो एक सिटी से दूसरे सिटी में, जहां पर इनलैंड की फैसिलिटी है, जहां पे वाटरवेज की फैसिलिटी है, वहां पे उनके गुड्स को कहां तक पहुंचाने का प्रयास करती है, जो हमारे आउटर पोर्ट है वहां तक उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करती है। तो ये इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, कोई इनमें रटने की बड़ी बात नहीं है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा।
नया क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड के 5 बेसिस बता दो, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल चीजें है ना वो बता दो। तो सबसे पहली बात है, तो भाई लोग इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज क्यों करती है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है ना वो हर जगह एक जैसे नहीं है। क्योंकि अगर एक जैसे नेचुरल रिसोर्स हो तो भी करने की जरूरत ही क्या है? तो नेचुरल रिसोर्स है वो हर एक कंट्री के अलग अलग है, क्योंकि जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन हुई है उसके कारण हर एक जगह अलग अलग टाइप के मिनरल्स है, अलग अलग टाइप की जो वहां की जो सोइल है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, तो इसलिए रिसोर्स भी वहां के अलग अलग है। इसलिए पॉपुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। क्यों? कि भाई जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, सिंपल सी बात है, वो कंट्री अपने रिसोर्सेस से उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, लोगों की नीड को पूरा नहीं कर पाएगा, उसे ट्रेड करना पड़ेगा। और वो हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो प्रोडक्ट बाहर बेचे कम, क्योंकि उसके अंदर ही यूटिलाइज हो जाए। तो डिपेंड करता है, पॉपुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई कंट्री इकोनॉमिक में डेवलप्ड बहुत अच्छे से है तो वो कौन सा ट्रेड करेगी? वो करेगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बेचेगी, वो मशीन्स को बेचेगी, वो टेक्नोलॉजी को बेचेगी। बेचने का मतलब एक्सपोर्ट करेगी। और अगर कोई कंट्री ऐसा जिसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत कम है, तो वो कौन से गुड्स को बेचेगी? जो प्राइमरी लेवल के गुड्स है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के गुड्स है, एग्रो बेस्ड जो गुड्स है उनको बेचेगी ना, उनको क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट, कि एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कहते हैं ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी कोई कंट्री है वो कितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाती है अपनी कंट्री में। बेसिकली ये कौन करवाती है? डेवलपिंग कंट्री करवाती है, क्योंकि वहां पे माइनिंग की नीड होती है, वहां पे ऑयल ड्रिलिंग की नीड होती है, वहां पे हैवी इंजीनियरिंग की नीड होती है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ये सारे काम अपने अंदर करवाती है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस हद तक होगा उस हद तक क्या होगा भाई? ट्रेड भी होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी, पहले कहते हैं एंशिएंट टाइम में बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था थी, इसीलिए कहते हैं ट्रेड रूट बहुत कम थे। जैसे सिल्क रूट था वो फेमस था, तो ऐसे बहुत कम ही रूट थे जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेड करे जाते थे। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होने से ट्रेड अपने आप इंक्रीज हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, फैक्टर है, जो क्या है कि अपने को जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसकी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी बताओ भाई, क्या इसकी खास बात है? सबसे पहली बात तो भाई आसान बात, कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो दुनिया का सबसे चीप माना जाता है और दुनिया का सबसे इको फ्रेंडली माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो क्या बोलते हैं बल्कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो करना है वो इसी से होता है। ठीक है, बल्कि गुड्स इसी से लेके जाई जाती है ना। आसान सी बातें। इसके अलावा क्या है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस अवेलेबल इन द वर्ल्ड, की वर्ल्ड के अंदर जो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सर्विस मिलती है उनकी सभी की सिग्निफिकेंस बताओ। यानी कि रोड ट्रांसपोर्टेशन की बतानी है अपने को अलग से, रेलवे की अलग से बतानी है, वाटरवेज की अलग से बतानी है। तो सभी की मैं बता देता हूं, किसी एक की आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रोडवेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, रेलवेज है उसकी बताओ, और उनकी कमियां भी पूछा जा सकता है। तो मैं प्रयास करता हूं एक ही क्वेश्चन में तीनों को कवर करवाने की कुछ हद तक, ताकि आपको मदद मिल सके। क्या रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो भी डोर टू डोर सर्विस देता है, और पूरी दुनिया में 15 मिलियन किलोमीटर, क्या चीज 15 मिलियन किलोमीटर क्या है भाई? मोटरेबल रोड है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा रोड ही है। और क्या है? ये डोर टू डोर सर्विस देती है। जो रोडवेज होती है वो क्या देती है? डोर से डोर सर्विस देती है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे बढ़िया है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चीपर भी मानी जाती है ना, होगी। नेक्स्ट है रेलवे। रेलवे बल्कि गुड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी लैंड ट्रांसपोर्टेशन में। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस करनी है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और रेलवेज है वो पूरी दुनिया में 13 लाख किलोमीटर का काम करती है। सबसे ज्यादा रेलवेज है वो वैसे कहां है? लगभग 40% है वो नॉर्थ अमेरिका में, और उसके बाद यूरोप में है। लगभग 4,40,000 किलोमीटर के आसपास क्या है? यूरोप के अंदर रेलवेज फैली हुई है। तो ये है इनकी रेलवेज की खास बात। ठीक है, और क्या है? रेलवेज कार्गो को और पैसेंजर की दोनों की सर्विस देती है। ठीक है, अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जस्ट अभी पढ़ के हैं तो पढ़ने की नीड ही नहीं है। और एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या है भाई? दुनिया का फास्टेस्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है। ये एक्सपेंसिव भी दुनिया का माना जाता है। इससे पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, जो पेरिशेबल होते हैं और हाई वैल्यूज के होते हैं, उनकी कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने में इंपॉर्टेंट। पेरिशेबल उनको कहा जाता है जो जल्दी खराब होते हैं, और हाई वैल्यूज के मतलब जैसे मोबाइल वगैरह हो गए या ऐसी कोई चीजें होगी है ना, तो इनको कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इनका काम होता है। और आपको पता है एयरवेज की ये भी खास बात है कि जहां पर जो दुनिया के रिमोट एरियाज होते हैं, यानी कि दूर दराज के एरियाज होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए एयरवेज काम आता है। तो ये लो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया ना।
और 35 घंटों में दुनिया के आप किसी भी कॉर्नर में पहुंच सकते हो। तो ये इसकी बात होगी। इसके अलावा पाइपलाइन क्या है भाई? पाइपलाइन वो होता है जहां पे आप लिक्विड को, गैसेस को और स्लरी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो लिक्विड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का सबसे बेस्ट मीडियम क्या माना जाता है? पाइपलाइन माना जाता है। ठीक है, आगे हो गया। इवन कहते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है ना, वहां पे तो पाइपलाइन के थ्रू दूध तक सप्लाई करा जाता है लोगों के घरों में ना। तो ऐसा कुछ फैसिलिटी अच्छी है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसा भाई? सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो आपको पता है आज के टाइम में सबसे वास्ट है, क्योंकि इसने हर घर, हर चीज किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। कहते हैं लगभग 1000 मिलियन लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि अब 1000 मिलियन लोग से ज्यादा हो गए, 100 कंट्री से ज्यादा लोग हो गए जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जिनके कारण इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भेजना, रिसीव करना मतलब बहुत जल्दी क्या हुआ है? सक्सेसफुल हुआ है। किसके कारण? इसके कारण, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण। साइबर स्पेस इंटरनेट भी आप जानते हो कि जो दिस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज स्प्रेड अनप्रेसिडेंटली द नंबर ऑफ यूजर्स फ्रॉम 400 मिलियन इन 2000 AD टू ओवर 2 बिलियन इन 2010। अब साइबर स्पेस इंटरनेट तो कहते इतना ज्यादा फैला है कि 400 मिलियन जहां पे लोग इसके थे जुड़े हुए 2000 के अंदर, और वो कितने हो गए? 2010 तक 2 बिलियन लोग हो गए। और साथ ही साथ में ये डिफरेंट पार्ट्स के लोगों को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। कौन सा? साइबर स्पेस इंटरनेट। तो आई होप सबके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे रहा हूं जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर नया क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर हो जाएगी। कुछ एक क्वेश्चन अगर आपको लगता ना रहे हैं तो वो मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें भी आपके कवर होंगे। टेंशन ना लेना, फिजिकल ज्योग्राफी की पूरी जो ह्यूमन ज्योग्राफी की अपनी बुक है वो कंप्लीट हो रही है। चलो, क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे एज अ मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन? की लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे का क्या इंपॉर्टेंस है, और एक्सप्लेन एनी 4 मेन फीचर्स ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन यूरोप। भाई सबसे पहले तो रेलवे का इंपॉर्टेंट रोल क्या है तो अपनों ने पढ़ लिया सर। लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस को जोड़ने के लिए ये आइडियल ट्रांसपोर्टेशन है, और इसके अलावा बल्कि गुड्स को लेके जाना है तो इंपॉर्टेंट है सर। इसके अलावा कार्गो और पैसेंजर दोनों की सर्विस देता है सर, इसलिए इंपॉर्टेंट है सर। लार्ज नंबर में इसमें पीपल एक साथ कनेक्ट भी करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, और साथ ही साथ में क्या होते हैं? ट्रैवलिंग करना भी आसान हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन क्या बात करते हैं सर? जो यूरोप का पूछा गया है कि यूरोप की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ रेलवे की, तो अपने पढ़ते हैं कि यूरोप है ना पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है रेलवेज में। सबसे पहले नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आता है। ये लगभग कहते हैं यहां पे जितनी भी रेलवेज है वो डबल ट्रैक्ड और मल्टीपल ट्रैक्ड वाली रेलवेज आपको देखने को मिलेगी। यहां पे जो टोटल लेंथ है वो गलत लिखा गया टाइपिंग से, वो है 4,40,000 आपको याद करना है। और यूरोप के अंदर जो बेल्जियम है उसके अंदर तो रेलवे की डेंसिटी क्या आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आप 6.5 स्क्वायर किलोमीटर में, इतने दूरी में आपको 1 किलोमीटर दूरी की क्या देखने को मिल जाएगी? रेलवे देखने को मिल जाएगी। और यूरोप कहते बहुत सारे जो यूरोप की कंट्रीज है वहां पे कहते पैसेंजर इससे ट्रेवलिंग करते हैं, और इसके अलावा गुड्स को भी लेना ले जाना होता है, यानी कि फ्रेट का या फ्लाइट का भी लेना ले जाना होता है। तो ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इसमें प्रयास करा आपको लगभग आपको ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट करवाने का। फिर भी मेरे किसी छोटे भाई बहन को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा ना लगा हो, कोई पॉइंट में गलती रही हो, तो दिल से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।